नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्ट्रीट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आया। सदन के बाहर माले विधायकों ने पटना में शनिवार को प्राइवेट हॉस्पिटल की संचालिका की हत्या के मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पोर्टिको में विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर नारेबाजी की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन में चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नारेबाजी करते हुए माले विधायक वेल में पहुंच गए और वहीं उनके समर्थन में राजद के विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए। भारी शोर के बीच सदन चल रहा है और स्पीकर ने प्रदर्शन कर रहे विधायकों को समझाया। माले विधायक अपनी मांग पर भी अड़े हुए हैं और राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि नीतीश कुमार जी मोबाइल पर बात नहीं करते हैं क्या? डिजिटल इंडिया और मेकिंग इंडिया की बात कौन करता है? 2019 में ही नीतीश जी को पता चल गया था कि 10 साल में पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। 10 साल में 6 साल बीत चुके हैं। वहीं भाजपा नेता आरके सिंह के शराबबंदी वाले बयान पर राजद विधायक ने कहा कि हम संपूर्ण नशा मुक्ति की बात करते हैं। बिहार में शराबबंदी कहाँ है? दिखती तो नहीं है, लेकिन अब बिकती और मिलती हर जगह है। वहीं कांग्रेस विधायक ने आरके सिंह के बयान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई थी तो हम लोगों ने भी समर्थन दिया था, लेकिन हम लोगों को यह पता नहीं था कि सरकारी महकमा ही शराब बेचने के लिए लग जाएगा। पूरा सिस्टम ही नेक्सस बनकर काम कर रहा है। यहाँ तक पुलिस थाना ही शराब बचाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि वहीं आरके सिंह के बयान को लेकर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू हुई थी सभी दलों ने इसका समर्थन किया था और बिहार में कभी शराबबंदी नहीं हटेगी। शराबबंदी कानून से राज्य की महिला खुश हैं, लोगों के घरों में शांति है। अब लोग क्या कहते हैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। राजधानी पटना में देर शाम हुई डॉक्टर की मृत्यु को लेकर बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विधान परिषद के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी के साथ विपक्ष के सभी विधान पार्षद मौजूद रहे। लगातार बिहार में अपराध की घटना को लेकर विपक्ष इन दिनों सरकार पर हमलावर है। ऐसे में डॉक्टर की हत्या को लेकर राबड़ी देवी ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार में आम लोगों के साथ डॉक्टर की हत्या हो रही है, सरकार चुप बैठी है। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि अपराधियों को संरक्षण या सरकार दे रही है। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि सुशासन की खुल गई है पोल, चाहे सरकार जितना पीटे ढोल। पटना के मिलर हाई स्कूल प्रांगण में आगामी 13 अप्रैल को कानू हलवाई अधिकार महारैली के सिलसिले में बिहार के पंचायती राज मंत्री रविवार की रात लगभग 10 बजे सहरसा पहुंचे। वहां उन्होंने एक महत्वपूर्ण सभा को संबोधित किया जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बिहार में कानू हलवाई समाज की आबादी लगभग 3% है, लेकिन अब तक उन्होंने आबादी के हिसाब से चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं हासिल किया है। उन्होंने आगे कहा कि वे लगातार बिहार के हर जिले में कानू हलवाई समाज को एक मंच पर लाने के लिए जगह जगह बैठक और सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बंसी शाह उर्फ बंसी चाचा के शहादत समारोह के मौके पर कानू हलवाई अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि कानू हलवाई समाज के लोग आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इस दौरान नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों के बायकॉट करने पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास जितना वोट बैंक है वो कहीं नहीं है। अक़लियतों पर इशारे में निशाना साधते हुए कहा कि पिछले चुनाव में मतदाताओं ने दिखा दिया है कि राजद के वोट बैंक वाले पूरी तरह
फेल साबित हो चुके हैं। पंजाब में पढ़ाई कर रहे बिहारी छात्रों पर पंजाबी छात्रों ने स्थानीय पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन की अनदेखी के कारण जमकर कहर बरपाया था। इसको लेकर आज भागलपुर के युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने पंजाब सरकार के खिलाफ बिहारी छात्रों के पिटाई के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान युवा जिला संरक्षण सुभाष मंडल, युवा महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार राजा के अलावा युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आज सड़कों पर उतरकर जमकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है और आज सड़कों पर उतरकर जमकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने भागलपुर स्टेशन के कई विभाग का रूटीन निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर, आरक्षण काउंटर, पैनल, पैदल ऊपरी पथ सहित स्टेशन पर चल रहे कई कार्य योजनाओं का जायजा लिया और दिशा निर्देश भी जारी किए। जहां कार्यों में अनियमितता पाई गई, वहां कर्मियों को फटकार भी लगाते हुए वो दिखाई दिए। गौरतलब है कि डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने सुबह भागलपुर दानापुर इंटरसिटी को भी हरी झंडी दिखाकर आईसीएफ से बदलकर एलएचबी रैक सेवा का सुनहरा तोहफा भागलपुर वासियों को देते हुए ट्रेन को रवाना किया। वहीं रेलवे स्टेशन परिसर में अवैध तरीके से चल रहे दुकानों को भी खाली कराया गया ताकि यात्रियों को आने और जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कोचिंग डिपार्टमेंट, लॉबी ईस्ट, पैनल रूम, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था से लेकर सभी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया। उन्होंने कोचिंग डिपार्टमेंट, लॉबी ईस्ट, पैनल रूम, पानी की व्यवस्था के साथ जितनी भी मूलभूत सुविधाएं थी उन सभी का निरीक्षण किया है और जायजा लिया है। भागलपुर में महिलाओं के लिए सरकार ने पिंक बसें चलाने का अब फैसला लिया है। इससे भागलपुर में महिलाओं का सफर और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा। अप्रैल महीने में सिल्क सिटी की सड़कों पर पिंक बसें दौड़ने लगेंगी। भागलपुर के 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सुबह के 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक महिलाओं को पिंक बस की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि पिंक बसों में चालक से लेकर स्टाफ तक सभी महिलाएं होंगी। इसको लेकर सभी महिलाओं को प्रशिक्षित करने का भी काम शुरू कर दिया गया है और भागलपुर जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन से भी इसके लिए मदद ली जा रही है। सरकार के इस फैसले का भागलपुर की महिलाओं ने दिल खोलकर स्वागत भी किया है। भागलपुर में कर्ज से परेशान एक फल व्यापारी ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। घटना जोगसर थाना क्षेत्र के बीडी घोष लेने का है, जहां पर किराए के मकान में रह रहे फल व्यापारी ने फंदे से झूलकर सुसाइड कर लिया और लोगों को जब तक जानकारी होती तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मरने वाले की पहचान मिर्जान हाट के रहने वाले विकी कुमार के रूप में की गई है। मरने से पहले उन्होंने सुसाइड नोट भी छोड़ा है और नोट में उन्होंने कर्ज होने का जिक्र किया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता हुआ देखा गया। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन भागलपुर के द्वारा 3 दिवसीय मंजूषा महोत्सव का आज से आगाज हो गया है। इस मंजूषा महोत्सव का उद्घाटन अपर समाहर्ता आपदा कुंदन कुमार, मंजूषा गुरु मनोज पंडित, मंजूषा कलाकार उलूपी झा,
अमन सागर ने संयुक्त रूप से किया। इस मंजूषा महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक लोक कला पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई और उद्घाटन के बाद अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने मंजूषा प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने बताया कि इस मंजूषा पेंटिंग को एक बाजार की ज़रूरत है ताकि कलाकारों को उसकी बाजी कीमत मिल सके। वहीं मंजूषा गुरु मनोज पंडित ने बताया कि मंजूषा कला भारत की लोक कलाओं में एकमात्र ऐसी लोक कला है जिसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया गया है। मंजूषा कला अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर बिहार के आसपास के स्थानों की लोक कला है जिसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया गया है। मंजूषा कला अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर बिहार के आसपास के स्थानों की लोक कला है। रुक करेंगे झारखंड का। झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो रविवार को देवघर पहुंचे। देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने बापा मंदिर में पूजा की और भगवान भोलेनाथ से पूरे राज्य के लोगों के लिए मंगल कामना की। देवघर पहुंचने के बाद सुदेश महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में बजट सदन में चल रहा है, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष के बीच में कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं राज्य के विकास के लिए बाधक हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच विचारों में अंतर देखने को मिल रहा है, या कहीं ना कहीं राज्यवासियों के लिए दुखद बात है, क्योंकि राज्य के लोग अपने विधायक को उम्मीद के साथ चुनते हैं ताकि उनके विधायक सदन में उनकी समस्या को उठा सके। वहीं उन्होंने संथाल क्षेत्र पर बयान देते हुए कहा कि यह निश्चित ही राज्य की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं और झारखंड और बंगाल सरकार को इसको लेकर गंभीर रुख अपनाना चाहिए। वो अभी तक गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए सुदेश महतो ने कहा कि भारत सरकार इस समस्या पर संज्ञान ले और वैसे लोगों को चिन्हित करे जो गलत तरीके से झारखंड में घुस रहे हैं। वैसे लोगों को चिन्हित कर भारतीय कानून के हिसाब से कार्यवाही भी की जाए। और पिछले चुनाव में आजसू पार्टी की करारी हार और पूरे सदन में सिर्फ एक विधायक होने के सवाल पर सुदेश महतो ने कहा कि सदन में विधायकों की संख्या नहीं बल्कि आम लोगों की समस्याओं को उठाना मुख्य उद्देश्य है, जो वह एक विधायक के माध्यम से भी कर रहे हैं। बोकारो जिले के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं आपूर्ति विभाग ने उन जन जागरण के लिए सरकार की योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार करने को लेकर टाउन हॉल में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में जन प्रतिनिधि ही उपस्थित थे और बाकी कुर्सियां खाली रहीं। जिले की खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालको ने बताया कि इस कार्यशाला का मकसद था व्यापक जन प्रचार प्रसार करना ताकि आम लोगों को यह जानकारी मिल सके कि सरकार उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और उनको लाभ कैसे मिल सकता है। लेकिन मज़ेदार बात तो ये रही कि जिनके माध्यम से इन योजनाओं का प्रचार प्रसार हो सकता था, जिनके जरिए आम लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी और बात पहुंच सकती थी, उनसे ही कार्यशाला से दूरी बनाए रखी गई और पत्रकारों को इस महत्वपूर्ण कार्यशाला की ना तो कोई जानकारी दी गई और ना ही कार्यशाला में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। इस कार्यशाला का आयोजन जैसे तैसे करके खाना पूर्ति करने का प्रयास भी किया गया और जनप्रतिनिधियों को यह कार्यशाला उत्साहित करने की बजाय मायूस कर गई और जनप्रतिनिधियों ने खुलकर आपूर्ति विभाग के काम में अनियमितताओं का आरोप भी लगाया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बोकारो जिले के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं आपूर्ति विभाग ने जन जागरण के लिए जो कार्यशाला चलाई थी, उस कार्यशाला की कुछ झलकियां आपको बता दें कि इस कार्यशाला का आयोजन बस खाना पूर्ति के लिए किया गया और पत्रकारों को इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का निमंत्रण भी नहीं दिया गया।
बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सेक्टर 4 स्थित वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारी ने आरोप लगाया कि बीएसएल प्रबंधन उनकी ग्रेच्युटी राशि रोककर जबरन क्वार्टर खाली करवाने का दबाव बना रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अब बूढ़े हो चुके हैं और कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं और बोकारो जनरल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में उन्हें बेघर करना अन्यायपूर्ण होगा। उन्होंने जीवन भर बीएसएल के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन अब बुजुर्ग कर्मचारियों को उनके घरों से निकलने की साजिश रची जा रही है। जिन आवासों को वे वर्षों से मरम्मत कर खुद रहने के योग्य बनाए हुए हैं, उन्हीं पर अब प्रबंधन 20 से 50 गुना अधिक पैनल रेंट लगाकर उनकी ग्रेच्युटी काटने पर आमादा है। आपको बता दें कि बीएसएल प्रबंधन ने कई प्राइवेट कंपनियों और ठेकेदारों को मामूली किराए पर आवास उपलब्ध कराए हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ आगमन पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित अन्य मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने स्वागत किया और वो सभी वहां पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा परिसर में कदम का पौधा रोपण किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के रायपुर स्थित निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने विनोद शुक्ल को ज्ञानपीठ सम्मान की घोषणा कर उन्हें हार्दिक बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने विनोद कुमार शुक्ल से कहा कि आपने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री साय ने सभी प्रदेशवासियों की तरफ से विनोद शुक्ल को सम्मानित करते हुए उन्हें शॉल और श्रीफल और बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह नंदी भेंट किया है। और मुख्यमंत्री साय ने विनोद कुमार शुक्ल से कहा कि साहित्य के क्षेत्र में आपके विशिष्ट योगदान पर आपको देश का सबसे प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ सम्मान दिए जाने की घोषणा से पूरा प्रदेश गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज खुशी के इस पल में आपसे भेंट करने का अवसर मिला है मुझे। और मुख्यमंत्री ने विनोद कुमार शुक्ल का कुशलक्षेम पूछते हुए उनके स्वास्थ्य के विषय में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री द्वारा राजनांदगांव का जिक्र किए जाने पर विनोद कुमार शुक्ल ने अपने बचपन के नांदगांव की स्मृतियां उनके साथ साझा की और शुक्ल ने कहा कि मेरा जन्म राजनांदगांव में हुआ था। बचपन में वह नांदगांव आज भी मेरे मन में छाया हुआ है। मैं आज भी वहां जाता हूं तो उसी नांदगांव को ढूंढने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब समय के साथ काफ़ी बदलाव आ चुका है। बलरामपुर जिले के कोटपाली में अब किसान परेशान होता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और ओलावृष्टि से इस गांव के किसानों की कमर टूट गई है। वे बेमौसम बारिश में कोतवाली ग्राम में जितने भी फसल उगाए गए थे सब खराब हो चुकी है। मक्का हो, गेहूं या फिर अरहर, सब गर्मी के सीजन में इस गांव में महत्वपूर्ण आमदनी के रूप में होने वाला महुआ को भी भारी भरकम अब नुकसान पहुंचा है और फसल काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे यहाँ के किसान हताश नजर आ रहे हैं। उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है। किसान प्रशासन से मुआवजा देने की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि फसल के लिए साहूकारों से जो कर्ज लिया था वो उसकी भरपाई कर सके। बात करेंगे राजस्थान की। विधानसभा क्षेत्र सांचौर और चितलवाना में 2023 में रबी फसल बुआई से लेकर कटाई तक वर्षा और ओलावृष्टि से फसल खराब हुई थी। उसका मुआवजा राशि अभी तक किसानों को नहीं मिल पाई है। इसको लेकर सांचौर विधानसभा क्षेत्र में काश्तकार निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीमा कंपनियां बीमा राशि का भुगतान नहीं कर रही हैं। विधायक जीवाराम चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी से मुआवजा दिलवाने का क्या विचार रखती है। बीमा कंपनियां 100 में से 5 कृषकों को रैंडम चुनकर भुगतान कर रही हैं, जो कि बहुत कम है।
95% कृषक अभी भी बीमा राशि के लिए धरना प्रदर्शन पर हैं, लेकिन कृषकों की बीमा संबंधी परेशानियों पर अधिकारी अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की। नागपुर में हाल ही में हुए अब हिंसा के खिलाफ भाजपा विधायक सुलभा गणपत गायकवाड़ के नेतृत्व में निषेध मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा सज्जन शक्ति मैदान में शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र पुलिस के सम्मान की रक्षा और हिंसा में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मोर्चे के दौरान विधायक गायकवाड़ ने कहा कि पुलिस पर हमला करना आतंकवाद को समर्थन देने जैसा है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और नागपुर में शांति और कानून व्यवस्था बहाल की जाए। मोर्चे के शांतिपूर्ण समापन के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। ठाणे के उल्लासनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पिता अपनी 11 साल की बेटी के साथ यौन शोषण कर रहा था। दरअसल स्थानीय पुलिस हर स्कूल में जाकर गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देने का काम कर रही है, इसलिए इस लेक्चर से नाबालिग लड़की को समझ आया कि उसका पिता भी उसके साथ गलत हरकतें कर रहा है। इसके बाद नाबालिग लड़की ने अपने टीचर को बताया कि कैसे उसका पिता उसके साथ रोजाना यौन शोषण करता था। टीचर ने बच्ची की मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मां ने पिता के खिलाफ सेंट्रल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस संबंध में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लड़की की मां अलग रहती थी, इसलिए दोनों बेटियों की कस्टडी पिता के पास थी। इस बीच पिता हर दिन बच्ची के साथ यौन शोषण कर रहा था। इस घटना में उल्लासनगर में हड़कंप मचा दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।